राजधानी दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि जब दूसरे देशों के अतिथि भारत में रहें, भारत की राजधानी में रहें, तो उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आज इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर इसी विषय पर बात करेंगे कि G20 की बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा की जानी है, किस तरह का एजेंडा निर्धारित किया गया है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर ये जो नई दिल्ली की बैठक है इसका एजेंडा क्या होने वाला है, एजेंडे पर बात करेंगे। इसके अलावा अब तक भारत की G20 की जो अध्यक्षता रही है, उस अध्यक्षता का क्या प्रभाव रहा है, उसका क्या परिणाम रहा है, उस परिणाम पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत का एजेंडा क्या रहने वाला है, इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है, उस पर बात करते हैं। तो अभी तक इस पूरी बैठक को लेकर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है जिसमें ये लिखा हो कि इस पूरी बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, यानी कि कोई स्पष्ट एजेंडा अभी तक मौजूद नहीं है। हालांकि अलग अलग आधारों पर अलग अलग तरह के एजेंडे डिसाइड जरूर किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पूरी बैठक की थीम को देखेंगे, यानी कि भारत की जो अध्यक्षता रही है G20 की, अगर आप उसकी थीम को देखेंगे तो उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यानी कि अगर आप इस थीम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस थीम में मुख्य तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। इस थीम में एक सतत विश्व पर जोर दिया गया है, एक सस्टेनेबल विश्व वर्ल्ड पर जोर दिया गया है। यानी जाहिर तौर पर इस पूरी बैठक में हमारी पृथ्वी को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने पर जोर ज़रूर दिया जाएगा, उस विषय पर ज़रूर बात होने वाली है। तो एक तो ये एजेंडा हो गया। इसके अलावा बीते दिनों अमेरिका का जो राष्ट्रपति का भवन जो होता है, व्हाइट हाउस जो होता है, उसकी ओर से इस बैठक को लेकर एक स्टेटमेंट दी गई थी, एक वक्तव्य दिया गया था, जिसमें अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बताया था कि इस बैठक के दौरान जो तमाम प्रतिनिधि होने वाले हैं वो मुख्य तौर पर जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे कि टेररिज्म का विषय हो गया, स्वच्छ ऊर्जा का विषय है, जलवायु परिवर्तन का विषय है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसका विषय है, विश्व शांति का विषय है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी वर्ल्ड लीडर्स द्वारा। तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को ग्लोबल साउथ की एक आवाज के तौर पर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर पेश कर रहा है। ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के जो पिछड़े देश हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें आप ग्लोबल साउथ के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। तो भारत लगातार पिछले कुछ समय से इन देशों के एक एडवोकेट के तौर पर, एक वकील के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी बैठक भारत आयोजित करेगा तो इस बैठक के दौरान भी भारत इन तमाम गरीब और अल्प विकसित और विकासशील देशों के एजेंडे पर, इनके मुद्दों पर भी बात करेगा। तो ये भी एक एजेंडा इस पूरी बैठक में शामिल हो सकता है। तो हमने 3 आधारों पर बात की कि किस तरह के एजेंडे, किस तरह की जो उद्देश्य हैं, किस तरह की जो बातें हैं, किस तरह के जो बिंदु हैं, वो हमें G20 की नई दिल्ली वाली बैठक में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले जो बैठक हुई थी, यानी कि साल 2022 में बाली में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या निकल कर आया था। तो उस बैठक में अधिकांश राज्यों ने रूस की जो कार्यवाही थी, यानी यूक्रेन पर रूस ने जो हमला किया था, जो युद्ध चल रहा है, उस कार्यवाही की आलोचना की थी। हालांकि इसी आलोचना की वजह से उस पूरी बैठक के दौरान कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर नहीं आ सका था, क्योंकि रूस ने उस जॉइंट स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया था। तो ये जो विशेष घटनाक्रम था ये हमें 2022 वाली बैठक के दौरान देखने को मिला था और इसी बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को ये संदेश दिया था कि जो मौजूदा युग है, जो मौजूदा एरा है, वो युद्ध का समय नहीं है बल्कि शांति का समय है। तो ये तो बात हुई नई दिल्ली की बैठक की। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार भारत के पास G20 की अध्यक्षता मौजूद है, प्रेसिडेंसी मौजूद है। तो पिछले 1 साल में भारत की इस अध्यक्षता की वजह से G20 पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है,
G20 के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर G20 में किस तरह के बदलाव आए हैं। तो इन बदलावों की बात करें, इन प्रभावों की बात करें, तो पिछले 1 साल में भारत ने अलग-अलग थीम्स पर अलग-अलग शहरों में बहुत सारी बैठकें आयोजित की हैं। अगर आप आंकड़ों की मानेंगे, अगर आप डेटा को देखेंगे तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, पर्यटन के क्षेत्र पर, वित्त के क्षेत्र पर बहुत सारी बैठक हुई हैं और इन बैठकों में तकरीबन 185 बैठकें हुई हैं, जिसमें से 13 बैठकें तो मंत्री स्तरीय बैठकें थी। यानी कि उसमें हाई लेवल जो लोग होते हैं, उच्च स्तरीय जो लोग होते हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। और इन तमाम बैठकों का परिणाम रहा कि G20 में इस साल 12 परिणाम दस्तावेज सामने आए, जो अंतिम फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सामने आए। इसके अलावा 12 ही दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिले। तो ये भारत की ओर से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से हमें इस साल जो G20 रहा, उसकी जो तमाम बैठकें रहीं, उसमें कोई भी अंतिम दस्तावेज देखने को नहीं मिला, कोई फाइनल डिक्लेरेशन निकल कर नहीं आया, क्योंकि सभी डिक्लेरेशंस पर रूस और चीन ने अपनी रोक लगा दी थी, अपना वीटो इस्तेमाल किया था, ब्लॉक कर दिया था उसे। क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं किन्हीं अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी निंदा की गई थी, रूस की कार्यवाही की निंदा की गई थी। तो इसी वजह से रूस और चीन ने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर अपनी रोक लगा दी थी। तो ये तो इसके एक ओवरव्यू की बात हुई। अब हम अलग अलग बैठकों की बात करते हैं कि जो अलग अलग बैठकें हुई थी, उन बैठकों में किस तरह की बातें सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक हुई थी, गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी, वो बैठक बेंगलुरु में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। इस बैठक के दौरान किस तरह की चर्चा की गई, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बैठक के दौरान सबसे पहले ये बात की गई कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में और ज़्यादा सहयोग करना होगा, क्योंकि हमारा जो विश्व है, विश्व के जो तमाम देश हैं, वो अलग अलग नहीं है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो केवल एक देश को प्रभावित नहीं करते। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो गया, टेररिज्म का मुद्दा हो गया, इसके अलावा जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम अलग अलग होकर, आइसोलेटेड होकर नीति ना बनाएं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म स्थापित किया जाए, जहां पर हम नीतियों का निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी बात की गई, सतत, संतुलित और समावेशी बनाने की बात की गई। यानी कि हमें जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, ताकि जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, जो तमाम पिछड़े हुए देश हैं, उन देशों को भी वैश्विक इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी में जोड़ कर रखा जा सके। क्योंकि अकेले आगे चलकर हम कहीं भी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें विकास करना है, तो हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक देश को, हर एक समाज को एक साथ लेकर चलना होगा। इसके अलावा इस पूरी बैठक में यूक्रेन पर रूस के युद्ध की आलोचना भी की गई थी, और इसी वजह से इस पूरी बैठक को लेकर जो अंतिम स्टेटमेंट आना था, उस पर रूस और चीन ने अपना वीटो लगा दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था। तो ये तो एक बैठक हुई वित्त मंत्रियों की। इसके बाद गोवा में पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सबसे विशेष बात यह रही कि इसमें चीन का प्रतिनिधित्व नहीं था, चीन इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। तो अब इस पूरी बैठक के दौरान मुख्य तौर पर 11 देशों के मंत्री शामिल हुए थे, और इस बैठक में मुख्य तौर पर 5 पर्यटन प्राथमिकताओं पर सहमति व्यक्त की गई। 5 ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति व्यक्त की गई। कौन कौन से बिंदु थे? तो इसमें सबसे पहले ग्रीन टूरिज्म है, हरित पर्यटन है, ताकि जो हमारे नेचुरल प्लेसेस हैं उन पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे पश्चिमी घाट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हो गया भारत का, इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर हमें पर्यटन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन पर भी बात की गई, कौशल बढ़ाने पर बात की गई, लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उन्हें टूरिस्ट गाइड बनाने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा पर्यटन एमएसएमईज विकसित करने पर जोर दिया जाए, यानी कि जो मीडियम, स्मॉल और जो माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज हैं वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ सकें। और अंतिम पॉइंट जो था वो गंतव्य प्रबंधन को लेकर था, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को लेकर था, यानी कि जहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उस क्षेत्र का रखरखाव किया जाए, उस जगह को सही ढंग से प्रबंधित किया जाए। क्योंकि हम पहले ही ग्रीन टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम ग्रीन टूरिज्म बढ़ाएंगे तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पर जाहिर तौर पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ऐसे में ऐसे मैकेनिज्म विकसित करने होंगे कि हम वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से
लोगों को भेज सकें, ताकि वो मुख्य तौर पर वहाँ का जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इन तमाम बातों को एक साथ शामिल करने के लिए इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा इसी डॉक्यूमेंट में पर्यटन के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बढ़ाने पर भी बात की गई थी कि हमें पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जिन पॉलिसीज़ के माध्यम से हम महिलाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें, महिलाओं को हमारी इकोनॉमी में शामिल किया जा सके और अंततः उनका सशक्तिकरण हो सके। इसके अलावा एक बैठक चेन्नई में हुई थी, जिसको जो मुख्य तौर पर पर्यटन और जलवायु मंत्रियों की बैठक थी। इस पूरी बैठक में मुख्यतः सतत और महासागर आधारित अर्थव्यवस्था हेतु इसके लिए एक उच्च स्तरीय सिद्धांत को अपनाया गया था। एक डॉक्यूमेंट था जिसका ये नाम था। इस डॉक्यूमेंट में मुख्य तौर पर हमारी जो इकोनॉमी है, उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की बात की गई थी। हमारी इकोनॉमी को ब्लू ओशियन आधारित बनाने की बात की गई थी, ताकि हमारे पर्यटन पर उसके प्रभाव को और ज़्यादा कम किया जा सके। इसके अलावा इस बैठक की एक विशेष बात ये भी रही कि इस बैठक में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई खास प्रयास करने की बात नहीं की गई, क्योंकि इस बैठक के दौरान हमें विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच मतभेद देखने को मिला। मतभेद किस बात को लेकर था? तो सबसे पहले जो विकसित देश थे, वो चाहते थे कि जो उत्सर्जन लक्ष्य हैं, जो एमिशन टारगेट्स हैं, वो सभी देशों के लिए एक जैसे होने चाहिए। जबकि जो विकासशील देश हैं, वो चाहते थे कि उत्सर्जन लक्ष्य विकासशील देशों के लिए थोड़ा आगे होने चाहिए, ताकि उन्हें खुद को विकसित करने का मौका मिल सके। भारत भी ये चाहता है कि हमें थोड़ा बाद में इस तरह के टारगेट पूरा करने के पर जोर दिया जाए, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। क्योंकि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो तो खुद को डेवलप कर चुके हैं। उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनके पास बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं, उनके पास इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन भारत अभी इन इंडस्ट्रीज को विकसित कर रहा है। तो ऐसे में भारत को अपने आप को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा समय की ज़रूरत है। ये तो पहला पॉइंट हुआ मतभेद का। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो था, वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर था। दरअसल पिछले कई सालों से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनसे इस बात की मांग की जा रही है कि उन्होंने अपने डेवलपमेंट में पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है, उन्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने में असमर्थ रहे हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को लेकर हमें इस बैठक में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिला था। अब आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में क्या हुआ, उस पर बात करते हैं। गांधीनगर में ये बैठक आयोजित की गई थी। बहुत ज़्यादा विशेष बैठक रही थी, क्योंकि इस बैठक के दौरान वैक्सीन, चिकित्सीय और डायग्नोस्टिक को लेकर, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक को लेकर एक मैकेनिज्म बनाने की बात की गई। इस पर अनुसंधान करने के लिए एक नेटवर्क बनाने की बात की गई। वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नेटवर्क बनाने की बात की गई। तो ये अपने आप में एक विशेष कदम था, ताकि भविष्य में यदि इस तरह की कोई पेंडेमिक आती है, कोविड-19 जैसी, तो उस पेंडेमिक से हम और बेहतर ढंग से निपट सकें। वैसी स्थिति हमें ना देखने को मिले जो कि हमें कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिली थी। जो हमारा सोशल सिस्टम था, जो हमारा मेडिकल सिस्टम था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो इन तमाम स्थितियों से बचने के लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। तो उसी तैयारी के लिए ये नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ एक फोरम बनाने की भी बात की जा रही है। ये जो फोरम होगा, ये मुख्य तौर पर ऑनलाइन माध्यम से हेल्थ सेक्टर को लेकर जो नॉलेज मौजूद है, उसे साझा करने के लिए एक नेटवर्क के तौर पर काम करेगा। तो ये भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरी बैठक का जो डॉक्यूमेंट सामने आया था, उस डॉक्यूमेंट में रूस और यूक्रेन का भी जिक्र किया गया था, और इसी वजह से रूस ने इस बैठक से खुद को अलग कर लिया था, और चीन ने इस बैठक में अपना एक स्टेटमेंट दिया था। चीन ने इस बैठक के दौरान कहा था कि ये जो मंच है, ये स्वास्थ्य पर चर्चा करने का मंच है, हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के एक मंच के तौर पर नहीं बनाना चाहिए। तो इसी वजह से इस पर भी हमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद जो अंतिम विशेष बैठक हुई, वो बैठक थी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक। इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि हमारे जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम कागज़ पर ले जाने की बजाय उनको हम डिजिटल माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे,
ताकि इसमें हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकें, समय को बचाया जा सके, कॉस्ट को बचाया जा सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा जो एमएसएमईज़ होते हैं, उनकी फाइनेंस तक पहुँच को बढ़ाने के लिए भी ज़ोर देने की बात की जा रही है, ताकि उनको और ज़्यादा विकसित होने का अवसर मिल सके। ये तो बात हुई व्यापार और निवेश मंत्रियों की। इसके अलावा इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो पिछले कई सालों से बेकार पड़ा हुआ है। उसमें कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो डिस्प्यूट्स के जो मैटर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड मल्टीलेटरिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम देशों ने ये प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी कि हम डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड मैकेनिज्म है, ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, उसको दोबारा से साल 2024 तक शुरू करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कोशिश की गई थी कि हम इसे 2022 तक शुरू करेंगे, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका। लेकिन इस बार हमने 2024 का लक्ष्य दोबारा से निर्धारित कर लिया है और 2024 में भी नहीं होगा तो 2026 में देख लेंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका इस पूरे मैकेनिज्म को बेकार बनाए हुए है। अमेरिका इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक हम इस पूरे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को दोबारा से शुरू नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो एक पुरानी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इस पूरे विषय पर विस्तार से बात की गई है। चलिए, ये तो बात हुई कि हमने किन किन विषयों पर बात की, किन किन बैठकें आयोजित की गई, उन बैठकों में क्या निकल करके सामने आया। तो ये इस पूरे विषय को हमने समझा। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि G20 की अध्यक्षता भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है? आपको इसकी थीम बतानी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभी के लिए एक विश्व, ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी एक साथ एक समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।